नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस प्रकार होता है, ये कैसे काम करते हैं, इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं और किस प्रकार एक कॉमन व्यक्ति भी इस एनसीपीसीआर को अप्रोच कर सकता है अपनी परेशानियों के लिए या फिर इस कमीशन का हिस्सा बन सकता है, इस कमीशन में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी हो सकता है, जो भी हमारे चाहे विद्यार्थी हों, जो यूपीएससी आरपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, चाहे वो हमारे सीडब्ल्यूसी, जेजेबी के या एनजीओस के साथी हों, और वो एक कॉमन लेमैन के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि ह्यूमन राइट कमीशन के तर्ज पर, वुमेन राइट कमीशन की तर्ज पर हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ बच्चों के लिए काम करता है, जो सिर्फ 0 से 18 वर्ष तक की उम्र के लोगों के लिए काम करता है, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है, और वो है नेशनल लेवल पर एनसीपीसीआर और स्टेट लेवल पर एससीपीसीआर। और जब भी हम स्टेट की बात करते हैं तो कई बार स्टेट के साथ में और स्टेट का नाम भी उस एक्ट के आगे जुड़ जाता है। जैसे मैं एससीपीसीआर कह रहा हूँ और मैं राजस्थान की बात करूँ तो वो हो जाएगा आरएससीपीसीआर, राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। एमपी है तो एमपी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र और एमएससीपीसीआर। तो इन दोनों के लिए जो एक्ट बना वो एक साथ बना है और इस एक्ट की पूर्ति के लिए उस स्टेट की सरकार ने, उस राज्य की सरकार ने अपने रूल्स जारी किए हुए हैं। तो हम आगे बढ़ें और देखें वो रूल्स क्या हैं, वो एक्ट क्या हैं, लेकिन उसके पहले इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी इतिहास को, इसकी वजह को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, कई वर्षों तक काम हुआ है बाल अधिकारों को लेकर, लेकिन मुख्य रूप से जिनको कोर्ट, जब ये एक्ट बना उस एक्ट के भी शुरुआत के चैप्टर फर्स्ट से पहले जब लिखा हुआ है, मैं उन्हीं कुछ ईयर्स को आपके सामने रखना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो ईयर उन्होंने काफ़ी इसको डिटेल में बताया वो है हमारा 1990s, मतलब 1990 में जब भारत सम्मिलित हुआ, संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन होने जा रहा था बाल अधिकारों को लेकर, तो भारत भी एक ऐसा राष्ट्र था जो सम्मिलित था, जो सहमत था कि वो चाहता था कि बाल अधिकारों को लेकर भारत में भी काम होना चाहिए। उसी के बाद सेकंड जो ईयर को इसमें हाईलाइट किया हुआ है, इस एक्ट को जब डिफाइन किया गया, वो था हमारा 1992, जब भारत ने हस्ताक्षर किए यूएनसीआरसी पर और वो प्रतिबद्धता दिखाई कि हम हमारे भारत के समस्त 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को अधिकार दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और साथ ही साथ एक और ईयर को काफ़ी इसमें हाईलाइटेड किया हुआ है एक्ट में, वो है हमारा 2002, कि जब 2002 में पुनः जब यूएनसीआरसी हुआ तब एक बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज निकल कर आया कि विश्व बच्चों के लिए कैसा हो, कि विश्व कैसा होना चाहिए बच्चों के लिए। उस दस्तावेज को भी भारत ने अंगीकार किया, भारत ने अपना विश्वास दिखाया कि हम अपने राष्ट्र के बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो इन सभी की पूर्ति को देखते हुए, इन सभी कामों को करते करते एक दिन वो आ गया, वो सुअवसर आया जब इस एक्ट को पार्लियामेंट ने जारी किया, और वो था हमारी संसद का 56वां संसद पार्लियामेंट में जब इसके ऊपर चर्चा हुई और संसद में वर्ष 2005 में इस एक्ट को जारी किया गया। साथियों, जो आप इसका पूरा नाम जानते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, जिसको हम कहते हैं एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर एक्ट 2005, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005, या फिर हम इसको कहते हैं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग वर्ष 2005। तो ये जो वर्ष 2005 में जो अधिनियम जारी हुआ, इसके सभी जो 4 चैप्टर्स हैं उसी में स्टेट के भी एक्ट को डिफाइन किया हुआ है और नेशनल लेवल पर भी एक्ट को डिफाइन किया हुआ है। लेकिन एक जो कंफ्यूज करने वाला जो वर्ड है, जब मैंने देखा इस वीडियो को बनाने से पहले, जब मेरी आईटी टीम ने कुछ वीडियोस को स्क्रूट करके हमारे सामने लाया गया, तो मैंने देखा एक कोई साथी थे हमारे यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले, वो बता रहे थे कि ये जो एक्ट है इसका पूरा नाम है बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। तो ये जो एक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ बालकों के लिए काम करता है और उसमें भी सिर्फ मेल लड़कों के लिए काम करता है। तो साथियों, ऐसा नहीं है। जो पहला शब्द है बिल्कुल वो एक्ट में भी लिखा हुआ है, अगर आप एक्ट का दस्तावेज भी आप देखेंगे तो उसमें लिखा है बालक वर्ड, लेकिन बालक से मतलब वो चिल्ड्रन जो थे, बच्चे जो थे, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, लेकिन ये जेंडर बिल्कुल न्यूट्रल है, ये लड़का लड़की दोनों की बात करता है। इसीलिए मैंने अपने वक्तव्य में कहा, शुरुआत में कहा कि इसे हम कहेंगे बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है 2005 अधिनियम की हम बात करेंगे, और जब स्टेट की बात करेंगे तो एससीपीसीआर एक्ट की बात करेंगे, लेकिन इसमें बच्चे हैं, दोनों हैं, बालक हो चाहे बालिका। तो ये तो हुई इसकी एक सामान्य सी प्रारंभिक बात। अगर हम वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में यदि आप जुड़े रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आगे भी इस तरीके के अपडेट्स बच्चों से रिलेटेड आपको मिलती रहे, तो इस वीडियो को के साथ साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की भी जानकारी मिलती रहे।
साथियों, इस पूरे एक्ट को यदि आप देखें, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा एक्ट नहीं, 4 से 5 पेज का ये एक्ट होगा। इस एक्ट को 4 मेजर भागों में बांटा गया है, जो जिसको हम हमारी भाषा में कहते हैं जो चैप्टर्स हैं। और टोटल सेक्शंस की बात करें तो 24 सेक्शन हैं जिसमें इस पूरे एक्ट को बताने का कोशिश किया है। पहला चैप्टर जैसा सभी एक्ट में होता है, पहला चैप्टर हमारे डेफिनेशंस को डिफाइन करता है, तो वैसे ही यहाँ पर पहले चैप्टर में सेक्शन 1 एंड 2 में डेफिनेशंस दी हुई हैं। जो हमारा चैप्टर सेकंड है वो बात करता है कि कैसे कंट्री लेवल पर जो राष्ट्रीय स्तर का हमारा जो आयोग है वो गठन कैसे होता है, उसका काम कैसे होता है, उसको डिफाइन किया हुआ है। और उसके बाद में जो सेक्शन 3 है वो हमारे NCPCR की जो शक्तियाँ हैं, कैसे राष्ट्रीय बाल आयोग काम करता है, उसकी काम करने की प्रक्रिया क्या होती है, उसको डिफाइन करता है। और लास्ट एंड फाइनल जो हमारा 4th चैप्टर है वो बात करता है जो स्टेट का जो कमीशन है उसका गठन किस प्रकार से होगा, उसको कैसे काम करना है। तो इस प्रकार से हमारे चारों चैप्टर बिल्कुल फोकस्ड होकर बात करते हैं आपके नेशनल कमीशन की और स्टेट कमीशन की। तो आइए अब एक एक करके समझते हैं इसके मुख्य प्रावधानों को, ताकि आपकी समझ और बेहतर हो पाए इस एक्ट को लेकर। अब देखिए, हम बात करते हैं इसके जो शुरुआत के जो हमारे चैप्टर है 1, 2 और 3, मैं उसके मुख्य प्रावधानों को सिर्फ आपको बताऊंगा जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यूज़फुल हैं और इसकी वर्किंग स्टाइल को देखने के लिए ज़रूरी है कि इन आयोग का गठन होता कैसे है। तो देखिए, चाहे हम नेशनल लेवल पर बात करें चाहे स्टेट लेवल पर बात करें, एक नोडल डिपार्टमेंट को इसके लिए नियुक्त किया हुआ है, जो एक बिल्कुल सिलेक्शन बोर्ड बनेगा, सिलेक्शन कमेटी बनेगी, जो इस कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट करता है। अगर नेशनल लेवल पर बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है WCD को, जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, उसकी जो ऑनरेबल जो मिनिस्टर होंगी वो इसकी अध्यक्ष होती है। और WCD के जो हमारे कमिश्नर होते हैं, जो इसके आपके सेक्रेटरी हैं, वो इसमें मेंबर सेक्रेटरी का रोल प्ले करते हैं। और साथ ही साथ एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के एक व्यक्ति भी इसमें मेंबर के रूप में शामिल होते हैं। तो एक काफ़ी एक पावर एक कमेटी के रूप में, एक सिलेक्शन कमेटी के रूप में इस कमेटी के सदस्य का आपके और इसके अध्यक्ष द्वारा कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अब राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें, क्योंकि मैं राजस्थान कमीशन से बिलोंग करता हूं, तो राजस्थान में इस एक्ट को अनुपालना के लिए, एक्ट को ग्रास रूट लेवल पर उतारने के लिए वर्ष 2010 में पहला रूल ड्राफ्ट हुआ। तो वर्ष 2010 में पहली बार हुआ कि जब राजस्थान में इस एक्ट के अकॉर्डिंग कमीशन को फॉर्मेशन होने लगा। तो यहाँ पर जो रूल्स आया उस समय यहाँ पर भी WCD मतलब महिला एवं बाल विकास विभाग ही नोडल डिपार्टमेंट था, लेकिन चूंकि बाद में राजस्थान स्टेट में एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना जिसको हम कहते हैं बाल अधिकारिता विभाग, तो बाल अधिकारिता विभाग आ जाने के बाद इसका नोडल डिपार्टमेंट चेंज हो गया था। लेकिन एक खुशी की बात है, अभी रिसेंट इस 2021 में ही राजस्थान ने फिर से रूल्स ड्राफ्ट किए हैं, जिसमें इसको बाल अधिकारिता विभाग का जो नोडल मिनिस्ट्री होगी वही इसको डील आउट करेगा। तो आज की तारीख में राजस्थान में भी WCD ही है इसको होल्ड कर रहा है, और नेशनल लेवल पर तो WCD पहले से होल्ड कर रहा था। तो साथियों, एक चयन समिति होती है, वो चयन समिति इसके अध्यक्ष और सदस्य का चयन करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अध्यक्ष सदस्य होंगे कौन। तो साथियों, इस एक्ट में और आपके स्टेट का जो भी रूल्स बने हुए होंगे उसमें बिल्कुल क्लियर डिफाइन किया हुआ है कि इसमें जो लोग सम्मिलित होते हैं वो बाल अधिकारों की समझ रखने वाले, इन 6 प्रमुख भागों में अपनी समझ रखने वाले लोगों को लिया जाता है। तो 6 प्रमुख भाग कौन से हैं? इसमें एजुकेशन को लिया है, चाइल्ड राइट्स एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन को लिया है, इसमें हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को स्पेसिफिक फोकस करके लिया हुआ है, इसमें बच्चों के मनोवैज्ञानिक रूप से जो हेल्थ काउंसलिंग और ये वाला पार्ट है उसके एक्सपर्ट को ध्यान में रखते हुए एक प्रकोष्ठ, एक सेल वो लिया हुआ है। और उसके साथ ही इसमें लिया हुआ है जो लीगल इश्यूज हैं, बच्चों से रिलेटेड जो एक्ट आए हुए हैं उनकी समझ रखने वाले को इसमें लिया हुआ है। तो कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो डिफाइन नहीं किया है एक्ट में, लेकिन ये एक समझ जिसको होती है उन व्यक्तियों को इसमें प्राथमिकता मिले, सरकार जब चयन करे तो इन लोगों को ध्यान में रखकर इस पर काम करे। राजस्थान में एक खुशी की बात है, अब जो लेटेस्ट 2021 के जो रूल्स निकल कर आए उसमें इन्होंने बिल्कुल क्लियर डिफाइन किया कि मिनिमम ग्रेजुएशन उसका होना चाहिए और समाजशास्त्र, लॉ और इस फील्ड में होना चाहिए, और दूसरा उसको 7 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो हम JJ एक्ट का जब वीडियो आपने देखा होगा, जो बात हम CWC और JJB के लिए किया करते थे, वैसे ही राजस्थान ने बात इस कमीशन में आने वाले मेंबर्स और चेयरपर्सन के लिए भी इसमें दिया है। अब उसके साथ ही आप देखिए, इसमें आयोग के जो सदस्य और जो अध्यक्ष आते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। तो जिन लोगों को भी इसमें मनोनीत किया जा रहा है वो 3 वर्ष के लिए किए जाएंगे। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो अधिकतम इस पर 2 बार रह सकते हैं। मतलब जैसे आज अगर मैं राजस्थान में मेंबर के रूप में अपॉइंट हुआ हूं तो मैं एक टेन्योर और कर पाऊंगा इसके बाद।
इसमें आप आजीवन या बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, तो इसमें 2 टेन्योर आप कर सकते हैं, ऐसा इसमें मेंशन किया हुआ है। बहुत सारे स्टेट इसमें ये भी करते हैं कि कंटिन्यू आप 2 नहीं कर सकते हैं, बीच में आपको गैप करना होगा, लेकिन राजस्थान में भी नहीं है और एनसीपीसीआर के भी एक्ट और रूल्स में इस तरह की कोई बात नहीं लिखी हुई है। इसी वजह से अभी जो हाल ही में हमारे जो चेयरपर्सन हैं प्रियंका कानूनगो सर, वो पहले मेंबर रहे हुए हैं, मेंबर के बाद उन्होंने एक चेयरपर्सन का टेन्योर पूरा किया और अभी सेकंड टेन्योर उनका चल रहा है। तो एज ए मेंबर उन्होंने एक टेन्योर अपना पूरा किया और चेयरपर्सन का उनका दूसरा टेन्योर, मतलब करीब उनको 3 और 3 6 और 3 9 साल उस कमीशन में अपॉइंट हुए हो गए हैं। तो इस तरीके से तो आप अपना रह सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू मेंबर आप 3 बार नहीं रह सकते, मैक्सिमम 2 बार, और चेयरपर्सन भी आप मैक्सिमम इसमें 2 बार रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं गठन के बाद इसके कार्यों पर कि बेसिकली इसके कार्य होते क्या हैं। तो आप देखिए साथियों, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कई सारे वीडियोज़ में आपको सिर्फ जो कार्य होंगे वो जो एक्ट में मेंशन है, जो स्टेट के रूल में मेंशन है, वो दिए हुए होंगे। लेकिन आज मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाला हूं कि आयोग के कार्य सिर्फ वही नहीं है जो आपके इस सीपीसीआर एक्ट 2005 में लिखे हैं या आपके स्टेट के रूल्स में लिखे हुए हैं। उसके अलावा आप देखिए जो सीपीसीआर एक्ट 2005 के में जो 11 कार्यों का उल्लेख है, उसके अलावा आपके रूल्स में, जैसे राजस्थान रूल्स की बात करें, उसमें 9 कार्य स्पेसिफिक उल्लेखित किए हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो तीसरा पॉइंट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो एक्ट और आरटी एक्ट में भी मॉनिटरिंग के मेजर वर्क जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया हुआ है वो उनके अंतिम चैप्टर में कमीशन को दिया हुआ है। तो ये 3 काम और नए एड ऑन इसमें होते हैं। और उसके बाद आता है जेजे का मॉडल रूल का 91 सेक्शन, यदि आप देखें तो उसमें भी बिल्कुल कमीशन का एक वर्क डिफाइन किया हुआ है। और अंतिम, लेकिन यही बहुत महत्वपूर्ण है, कई सारे जजमेंट निकल कर आए हैं, स्टडीज निकल कर आई हैं, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बताया है कि ये वाला जो काम है ये कमीशन को करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने कुछ मेजर जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को नंबर्स की फॉर्म में यदि आपको बताने की कोशिश करूं तो 25 ऐसे काम हैं जो एक कमीशन को करने होते हैं। 11 काम जो सीपीसीआर एक्ट में हैं, 9 काम जो रूल्स में डिफाइन किए हुए हैं, 3 काम जो मैंने जेजे, पॉक्सो और आरटी के बताए, और जेजे मॉडल रूल एंड स्टडी एंड जजमेंट। इस तरीके से 25 वर्क हैं जो एक कमीशन को करने होते हैं। अब बड़ी बात ये आती है कि इन सारे वर्क्स में है क्या, मतलब क्या मेजर वर्क है जो ये कमीशन को करना होता है। तो साथियों, इसका एक काफ़ी विस्तार में चर्चा, यदि मैं इतना डिटेल जाऊंगा तो मुझे लगता है करीब एक काफ़ी बड़ा सत्र हो सकता है इन सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन मैं नटशल में एक ही बात कहूँगा कि जो बाल अधिकारों की बात हमने हमारे पुराने वीडियो में करी थी, यदि आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें जो बाल अधिकार डिफाइन किए हुए हैं, उन बाल अधिकारों का संरक्षण, उन बाल अधिकारों का प्रचार प्रसार, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन, जो स्टेक होल्डर्स उसके लिए काम करते हैं उनकी मॉनिटरिंग, और मॉनिटरिंग के बाद यदि कोई कमी पेशी दिखती है, यदि किसी बात को लेकर किसी प्रकार की कोई कमी किसी स्टेट में महसूस होती है, तो उसका मॉनिटरिंग और उसके सुधार के लिए रिकमेंडेशन देना ही कमीशन का काम है। तो मेजर जो वर्क है, मैं कई बार कहता हूं हमारे साथियों को, 2 से 3 सत्र जो हमारे वर्चुअल अभी हाल ही में हुए थे कि कमीशन के वर्किंग स्टाइल को लेकर कई सारे लोगों ने प्रश्न उठाए, तब मैंने यही कहा कि कई बार कमीशन भी काम करते करते एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की तरह, एक विभाग की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। बल्कि आयोग का काम एक अगर मोटे रूप से देखें तो मॉनिटरिंग का है, और यदि कहीं पर कोई कमी पेशी मिलती है तो एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन स्टेट को या नेशनल को देने का होता है। तो जो कमीशन का वर्क है, यदि इसको कम शब्दों में कहें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बाल अधिकारों का आपके राज्य में किस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है, यदि बाल अधिकारों का हनन कहीं देखते हैं तो उस पर तुरंत संज्ञान लें, और संज्ञान लेने के साथ अपनी जो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आती है उस रिकमेंडेशन को सरकार को फॉरवर्ड करें। ये कमीशन का मेजर वर्क है। बाकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये हमारे मेजर वर्क हैं। यदि इनमें से किसी भी वर्क को यदि आप डिटेल में समझना चाहें तो आप ज़रूर कमेंट करें, तो उस पर एक सेपरेट हम आपको एक वीडियो आपके साथ में और साझा कर सकते हैं। अब इसके बाद अंत में बात आती है कार्य के बाद कि कमीशन इन सब जांच की, इन कार्यों के अलावा और क्या कर सकता है। तो आप देखिए जो आपके जो ये पूरा डिटेल हमारे पास जो एक्ट बना हुआ है, इसका आप सेक्शन 15 और 16 देखेंगे तो जांच के बाद कार्रवाई क्या, कि जांच के बाद क्या कार्रवाई कमीशन को करनी होती है, उसके काफ़ी अच्छे 3 सब पॉइंट्स डिफाइन किए हुए हैं, जिसमें साफ साफ ये बताया हुआ है कि जो हमारा वो जो बालक जिसके अधिकारों का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन यदि कहीं प्रतीत होता है आयोग को, तो वो उसकी एक स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की रिकमेंडेशन संबंधित सरकार को करेगा। साथ ही साथ दूसरे काम को यदि आप देखें तो वो स्पेसिफिक किया हुआ है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट और जो संबंधित उच्च न्यायालय हैं वो उनके द्वारा जो ऐसे आदेश, कोई रिट
जो उस न्यायालय में संबंधित उचित समझे उसको भी फाइल कमीशन की ओर से की जा सकती है। और सबसे अंतिम, जिस पर आज पूरी कंट्री में बहुत कम कमीशन है जो काम कर रहे हैं, वो पॉइंट है पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसी तत्काल अंतरिम सहायता मंजूर करने की आयोग सिफारिश कर सकता है जो आयोग उचित लगे। मतलब चाहे वो पॉक्सो विक्टिम हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर का विक्टिम हो, चाहे कोई भी ऐसा पीड़ित कोई बच्चा या उससे संबंधित परिवार, यदि आयोग को ऐसा महसूस होता है कि इसको कोई अलग से कंपल्सेशन की ज़रूरत है, इसको किसी प्रतिकार स्कीम से जोड़ने की ज़रूरत है, तो उस पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के लोगों को सहायता के लिए आयोग तुरंत अपनी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन संबंधित सरकार को कर सकता है। लेकिन मैंने जैसा आपको पहले भी कहा, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कोई रिकमेंडेशन सरकार को आयोग की ओर से गई मुझे मेरी रिसर्च में नहीं निकल कर आई। और सबसे लास्ट जो इसका सेक्शन 16 है वो ही बात करता है कि आयोग को अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट और यदि ज़रूरत पड़ता है तो एक स्पेशल रिपोर्ट भी सरकार को देनी होती है। अब इस रिपोर्ट से होगा कि आपको लग रहा होगा रिपोर्ट्स तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन देखिए इसके कितना क्लियर डिफाइन किया हुआ है कि यदि आयोग ने अपनी तरफ से कोई रिकमेंडेशन संबंधित केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को दिया है और यदि राज्य सरकार उसको सिफारिशों को अस्वीकृत करता है या उस जो रिकमेंडेशन है उसको नहीं कर पा रहा है, तो उनको संसद या राज्य विधानसभा के प्रत्येक सदन के समक्ष ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति के कम से कम 1 वर्ष के भीतर उसका कारण स्पष्ट करना होगा। तो देखिए साथियों कितनी बड़ी बात है कि मतलब आयोग ने जो एक रिकमेंडेशन बिल्कुल हटकर, जो भी स्टेट में नहीं हो रहा, जो भी कंट्री में नहीं हो रहा, लेकिन कोई कमीशन यदि इतना स्ट्रांग एक्शन लेकर एक रिकमेंडेशन किसी सरकार को करता है कि आपके यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो स्पेसिफिक किसी ट्राइब्स को लेकर हो, किसी कम्युनिटी को लेकर हो, कि यहाँ पर ये चीज़ है ऐसी, इसको बदलाव के लिए हम ये रिकमेंड करते हैं, तो संबंधित संसद को, संबंधित विधानसभा को उसके या तो उस पर करना होगा, और अगर नहीं करते हैं तो उनको कारण स्पष्ट करना होगा कि वो क्यों आयोग के रिकमेंडेशन पर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए कितना सारा पावर इसमें कमीशन को दिया हुआ है और कितनी सारी बातचीत हैं जो इसमें होकर जाती है। मैं अंत में आज इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कह के सिर्फ अंत में इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कई बार हमारे कई सारे कमीशंस के जो हमारे साथी हैं, जो मेंबर्स हैं, वो भी अपनी बात को पूछते हैं, तो उनके लिए एक हम अलग से वीडियो ज़रूर जारी करेंगे। लेकिन यदि मैं एक साथ यदि कहूँ कि इस कमीशन की जो फंक्शन है, जो वर्किंग स्टाइल है, वो काम कैसे करती है, तो इसमें एक्ट में भी और आपके स्टेट के रूल्स में भी डिफाइन किया हुआ है कि इसमें मेजोरिटी से वर्क होता है। तो जिस तरीके से CWC वर्क करता है, JJB वर्क करता है, उसी तरीके से इसमें भी मेंबर्स का जो है एक बहुत बड़ा रोल है चेयरपर्सन के साथ में, और जो भी डिसीजन आपकी मीटिंग जो पास करेगी वो सर्वोपरि है। तो मेजोरिटी से जो डिसीजन आपका जो कमीशन लेता है वही आयोग का निर्णय है। तो कभी कोई सदस्य आयोग नहीं हो सकता, कभी कोई अध्यक्ष आयोग नहीं हो सकता, ये सभी लोग मिलकर, जैसे हम बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट कहते हैं CWC के लिए, उसी तरीके से आयोग में भी एक बेंच है, ये सभी लोग मिलकर आयोग का निर्माण करते हैं। और जो भी निर्णय इनके द्वारा लिया हुआ है, जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया हुआ है, बहुमत से जो निर्णय लिया हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना उस कमीशन के मेंबर सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो पत्राचार होंगे, जो ऑर्डर रिलीज होंगे, वो मेंबर सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी की ओर से या जिस अधिकारी को आपने अधिकृत किया हुआ इसके हस्ताक्षर से जाने चाहिए। मैं कई बार देखता हूं कि जो हमारे सीधे लेवल पर जो कमीशन के सदस्य हैं या जो अध्यक्ष हैं, वो कई बार अपने जो लेटर को आगे प्रोसीड करते हैं, वो आयोग का एक निर्देश या आयोग की अनुशंसा नहीं हो सकती जब तक कि वो आयोग की बैठक में उसको अगर आपने करवा कर उसको विधिवत मेंबर सेक्रेटरी से ऑथराइज करवा के जारी नहीं किया हो। फिर भी मुझे लगता है कि इस संक्षिप्त वीडियो में हमने कई सारे पॉइंट कवर करने का कोशिश किया है, लेकिन यदि आपके कोई डाउट रहते हैं इसकी वर्किंग, इसके काम को लेकर, तो डेफिनेटली आप पूछें। नमस्कार साथियों, अगली बार फिर से एक ऐसा ही वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। अगर अभी भी आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले अपडेट्स इसी तरीके से मिलते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।